विकास नहीं हुआ है। इसलिए आदिवासियों का विकास, महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रयास किए गए और उसको फोकस कर कई योजनाएं नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। जी। ऐसे में चूंकि मुकाबला रांची में है, चूंकि प्रधानमंत्री इस वक्त रांची में है दिवाकर, और रांची जी। अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो मुझे याद है, चूंकि मैं फिर से एक बार पुष्कर सिंह धामी की उन बातों को रिकॉल करना चाहूंगा जब वो थे वहां पे जी। नामांकन के दौरान। उन्होंने कहा था कि देखिए उन्हें पता चला कि जो इनके खिलाफ, संजय सेठ के खिलाफ जो कांग्रेस के जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, वो जी। कांग्रेस काल में हुए कोयला घोटाले में उनके हाथ काले हुए थे, और उसी परिवार का उम्मीदवार रांची लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में जो जीत है वो तो बिल्कुल तय है संजय सेठ जी का। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग, क्योंकि 13 मई को ही अब यहाँ मतदान होना है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के जुबानी जंग यहाँ पर शुरू हो गए। और जो नसीब आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर क्योंकि सुबोध कांत सहाय इस बार चुनाव में वो केंद्रीय मंत्री भी कांग्रेस के कोटे से, कांग्रेस जब यहाँ जीती थी तो वो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, तो लेकिन सुबोध कांत सहाय को इस बार टिकट नहीं मिलकर उसकी जगह पर उनकी बेटी को इस बार यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो एक तरीके से नए चेहरे हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रही है। तो वैसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि संजय सेठ का पलड़ा उस हिसाब से काफी भारी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, संजय सेठ भी लगातार ये बात कर रहे हैं कि विकास, उनके क्षेत्र में विकास हुआ है, वो विकास के दावे को लेकर लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और कांग्रेस ने एक चीज और, रांची में जब उनका जो कह सकते हैं प्रत्याशी की घोषणा, इंडी गठबंधन की प्रत्याशी की जो घोषणा थी रांची में, वो एकदम आखिरी वक्त में आकर होती है, जबकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा और करीब 2 महीना पहले ही कर दिया था। तो एक तरीके से ये भी एक मुकाबले का एक, जो हम कह सकते हैं कि बिंदु हो सकता है कि लगातार 2 महीने से जो संजय सेठ है वो संवाद की स्थिति में थे, वो लगातार अपने जो उनके, हम कह सकते हैं लगातार वो प्रखंड में, ब्लॉक में, लगातार सब जगह ग्रामीण इलाकों में जाकर लगातार लोगों से संवाद कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने 5 सालों में रांची को एक राजधानी बनाने की कोशिश की है, कि किस तरीके से राजधानी एक और बड़ी बात है कि राजधानी बने हुए करीब 24 साल हो गए हैं रांची को, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई फ्लाईओवर नहीं था, लेकिन वो फ्लाईओवर बनता हुआ यहाँ पर दिखता है। तो इस तरह के तमाम जो दावे हैं वो संजय सेठ की ओर से किए जा रहे हैं कि उनके प्रयासों से ये सब परिलक्षित हुआ है। तो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और लगातार वो लोगों के भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची को उन्होंने संवारने की कोशिश की है, एक राजधानी बनाने की कोशिश की है, और जनता उन्हें अगर और मौका देती है अगले 4-5 सालों के लिए, तो निश्चित तौर पर राजधानी का शक्ल जो होगा वो बदलेगा और रांची एक खूबसूरत शहर के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो ये दावे इनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके भी दावे हैं कि संजय सेठ की ओर से कुछ नहीं किया गया। तो ये अभी चुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन जनता निश्चित तौर पर ये देखती भी है, सुनती भी है और समझती भी है कि उसे क्या करना है, उनके लिए कौन उपयुक्त कैंडिडेट हो सकता है, कौन राजधानी रांची को संवार रहा है या आने वाले दिनों में संवारेगा। तो जनता अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वो चीजों को समझती भी है, देखती भी है और उस आधार पर वो निर्णय लेती है। तो फिलहाल यह कह पाना मुश्किल होगा कि किसका, लेकिन जिस स्थिति से संवाद का सिलसिला चल रहा है और जिस तरीके से संजय सेठ अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं, उससे थोड़ा लगता है कि उनका पलड़ा राजधानी रांची की सीट पर भारी नजर आ रहा है। नसीब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार क्या कुछ नतीजे आते हैं वो तो हमें 4 जून को ही पता चल पाएगा। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। दिवाकर, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी धीरज भी इस पूरे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो में इस वक्त वो मौजूद भी हैं। धीरज, किस तरह की जो जो प्रतिक्रियाएं हैं आपको मिल रही हैं, किस तरह का उत्साह और जोश का माहौल इस वक्त आप रांची की सड़कों पर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। करीब 7 बजे से प्रधानमंत्री को जो भारत माता चौक है, जो रांची का सुप्रसिद्ध चौक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री के आगमन के लिए लगभग 5 बजे से 4:30 बजे से यहाँ की जो जनता थी वो तैयार खड़ी थी। और जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जोश के साथ प्रधानमंत्री की एक ललक पाने को बेताब लगभग 2 से 3 घंटे पहले से दोनों तरफ सड़क के किनारे खड़े रहे। और जब एक प्रधानमंत्री का आगमन होता है तो एक जो आभा मंडल में एक तरीके का जो रौनक है वो देखते बनती थी कि किस तरीके से जो महिलाएं झूम रही थी, बच्चे झूम रहे थे, और खास करके यहाँ के जो कलाकार थे, कलाकार का भी जो प्रदर्शन था वो देखने के लायक था। और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर रांची शहर की हम बात की जाए तो रांची शहर और इसके अलावा जो यहाँ के आदिवासी इलाके, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकताओं में आदिवासियों का विकास रहा है,
चाहे वो बार बार अपनी यात्राओं में भी कहते हैं कि किस तरीके से जो आदिवासी जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं वहां तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, उनके जो उपज का जो लाभ है उनको उनकी उपज का लाभ मिले, उनके लिए आवास योजना से उनके लिए घर का निर्माण हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो मुख्य धारा का हिस्सा बने। तो आदिवासियों का विकास प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में शामिल रहा है, इसलिए काफी संख्या में हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री के आगमन के लिए आतुर थे और प्रधानमंत्री के आगमन से 2-3 घंटे पहले ही यहाँ पर तैयार खड़े थे। और जहाँ तक यहाँ के प्रत्याशियों की बात की जा रही है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ, जिन्हें कि 2019 में ही लोकसभा का चुनाव जिन्हें जीतने का मौका मिला, और जो सबसे अहम जो पहलू है कि संजय सेठ जो रांची के खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि खादी की पहुंच प्रधानमंत्री का जो पीएम बनने के बाद खादी की पहुंच कैसे गांव-गांव तक पहुंची है, इन चीजों को भी हमने देखा है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है, और संजय सेठ खादी ग्रामोद्योग से जुड़े रहे हैं, तो माना ऐसा जा रहा है कि जो संजय सेठ की पहुंच रांची के हर घर तक है, क्योंकि खादी यहाँ घर घर में फैला हुआ है। तो इसका फायदा संजय सेठ को जरूर एक बार मिल सकता है। और जहाँ तक विकास की बात हो, सड़क के किनारे जैसे कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीते 5 साल में जो रांची का विकास, रांची को हमने विकसित होते देखा है, वो चीज भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छी सड़कें आपको देखने को मिल जाएगी रांची में। और इसके अलावा जो ट्रैफिक की सुविधा, हालांकि थोड़ी सी समस्या है ट्रैफिक की शहर में, उसके बावजूद भी ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए जिस तरीके से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और बहुत जगह किया जा रहा है, तो रांची को लोगों ने बदलते देखा है, रांची को लोगों ने विकसित होते देखा है। तो इसका प्रभाव जरूर संजय सेठ को मिल सकता है। हालांकि चुनाव की बात करें तो चुनाव तो आंकड़ों का खेल है जी। चुनाव के वक्त में किस प्रत्याशी को किस मुद्दे पर मदद मिल जाए ये कहना मुश्किल होता है। और जिस तरीके से कांग्रेस का जो विपक्षी जो प्रत्याशी हैं, विपक्षी प्रत्याशी जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि जो रांची का विकास नहीं हुआ है, तो ये कहा जा सकता है कि जब तक मतदान नहीं होता है दोनों प्रत्याशियों के अपने दावे प्रति दावे चलते रहेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो रैली है वो बढ़ती जा रही है। और ये 1.5 किलोमीटर का जो ये कारवा है, 1.5 किलोमीटर का ये कारवा राजभवन से पहले ये खत्म होगा। और हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ से आम लोगों का जो आम जनता का जनसैलाब फैला हुआ है। जी धीरज, चूंकि आप बिहार से संबंध रखते हैं और बिहार से सटा हुआ राज्य झारखंड है, झारखंड में अगले कुछ चरणों में वहां पे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और यही सवाल मैं दिवाकर से भी पूछ रहा था, वही आपसे भी जानना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में भी हमने देखा और इस चुनाव में भी झारखंड के सत्ता के और झारखंड की सियासत की बात की जाए धीरज, तो यहाँ पे जो चाबी है वो डबल एम कहते हैं, जिसको कि महतो और माझी यानी कि कुर्मी और जो आदिवासी जो माझी हैं उनके ही पास सत्ता की चाबी है। और इन दोनों ही समुदायों की जो आबादी है वो राज्य की जनसंख्या में लगभग 50% हिस्सेदारी है। लगभग आदिवासियों के 27% और कुर्मी जो हैं वो 25% के आसपास हैं। और इन्हीं दोनों समुदायों को अपने अपने पाले में रिझाने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो लगी हुई रहती हैं। ऐसे में बाकी सीटों के बारे में आपसे बाद में जानूंगा, लेकिन अगर रांची की बात की जाए, झारखंड की राजधानी है, यहाँ पे किस तरह के जातिगत समीकरण है जिनको कि साधने की कोशिश भाजपा भी कर रही है और बाकी पार्टियां भी जो कर रही हैं वो कर रही हैं? देखिए, जो सवाल आपने किया है, जो शहरी वोटर होता है, शहरी वोटर का जो मिजाज होता है वो ग्रामीण वोटर से उनका मिजाज अलग होता है। आप रांची शहर की जो आबादी है और रांची शहर के जो वोटर हैं, उन वोटर को सीधे तौर पे आप आदिवासी के तौर पे नहीं गिन सकते हैं, उनको सीधी आप जातिगत तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो वोटर होते हैं ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, रोजगार करने वाले लोग होते हैं और शहर में रहने वाले लोग होते हैं। तो इनकी जो सोच होती है वो एक विकसित भारत की सोच होती है। और हमने देखा कि किस तरीके से विकसित भारत की दिशा में देश में कदम बढ़ाया गया है, किस तरीके से लोगों को विकसित भारत की, इन लोगों को ये बताया गया है कि आपको विकसित भारत में न केवल भारत को विकसित बनाना है बल्कि विकसित भारत बनाने में आपको अपना योगदान देना है। और जहां तक जातीय समीकरण की बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री
आदिवासियों के बीच जाते हैं, जिस तरीके से उनके लिए बातें करते हैं और बार बार अपनी रैलियों में कहते भी हैं कि किस तरीके से हमने आदिवासी समाज को के उत्थान के लिए, आदिवासी समाज को ऊंचा उठाने के लिए हमने काम किया है। अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, आपने बिहार का जिक्र किया, मैं छत्तीसगढ़ राज्य का यही जिक्र करता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो पिछले साल चुनाव हो रहे थे तो हमने वहां देखा कि किस तरीके से आदिवासी कल्याण के लिए जो ठोस कदम उठाए गए, चाहे महतारी बंधन योजना हो या वहाँ के जो आदिवासी है जो जंगल में रहती है तो उनको भू अर्जन का कैसे उसको लाभ मिले। उसके बाद जो तेंदुआ पत्ता से जुड़ी हुई आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि इन तेंदुआ पत्ता से जुड़े हुए जो आदिवासी महिलाएं थी इनका उत्थान कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस केवल आदिवासियों को वोट बैंक का हिस्सा माना, वोट बैंक का हिस्सा मानती रही है, आदिवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने काम नहीं किया। तो जिस तरीके से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में आदिवासी महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए जो तेंदुआ पत्ता में जो सब्सिडी की घोषणा की गई, जो कि उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए ये रामबाण साबित हुआ है और अब सीधे तौर पर उनको तेंदुआ पत्ता का सब्सिडी के जरिए लाभ भी मिल रहा है और उनको खूब पैसा भी मिल रहा है। इसके अलावा जो आदिवासी कल्याण के लिए, जैसे कि जो वो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, जिस तरीके से न केवल झारखंड में, न केवल छत्तीसगढ़ में, बल्कि जो सभी उन प्रदेशों में जहाँ की पिछड़ी आबादी है, ट्राइबल आबादी है, तो उनको कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बने, उनके घरों तक कैसे बिजली पहुंचे, उनके घरों तक कैसे पानी पहुंचे, उनके घर नल जल योजना के जरिए, और उनका आवास कैसे हो, वहां तक शौचालय कैसे पहुंचे। हमने देखा है कैसे 11 करोड़ शौचालय पूरे देश में बने हैं। तो ये जो पिछड़े वर्ग या आदिवासियों को उत्थान की दिशा में जो बढ़ाया हुआ कदम है और उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से बार बार इस बात की चर्चा होती है कि बीते 10 सालों में इस देश के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो उस 25 करोड़ लोग इसलिए बाहर निकले हैं क्योंकि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है। अभी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बार बार 2021 से ही, कोविड के टाइम से ही कहते हैं कि मैं इस देश के लोगों को भूखा नहीं रहने दूंगा। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, 5 किलो अनाज पर सदस्य। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे पिछड़ा वर्ग मिडिल जो मध्यम वर्ग में शामिल हो, कैसे वो रोजगार से जुड़े, कैसे उन तक शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच हो। ये सबसे बड़ी बात, जो जहाँ के जो बच्चे हैं जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ उनको इंजीनियरिंग का कैसे फायदा मिले, कैसे उनको मेडिकल का फायदा मिले। हम ये जानना, यही आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जहाँ जहाँ जिस भाषा में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं भाषा में उन्हें मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा, उन्हीं भाषा में उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है, ताकि उनका विकास, उनका समग्र विकास हो। तो जब तक एक परिवार का, एक व्यक्ति का समग्र विकास नहीं होता है, तब तक पूरे परिवार का विकास संभव नहीं होता है। तो जिस तरीके से बीते 10 सालों में हमने देखा कि खास करके जो पिछड़ा तबका, जिसको कि कहते हैं समाज का अंतिम पायदान का तबका, उसने जिस तरीके से विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का उसे मौका मिला, उन्हें अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव की प्रगति करने का मौका मिला, तो वो जो मौका है, वो मौका न केवल एक शहर के लिए है, बल्कि तमाम शहरों के लिए, तमाम गांवों के लिए है जहाँ की पिछड़ी आबादी निवास करती थी, जिनके लिए शिक्षा चुनौती थी, जिनके लिए स्वास्थ्य चुनौती थी, और जिस तरीके से उनको शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और खास करके प्रधानमंत्री का हमेशा ख्याल रहता है कि जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, अंतिम पायदान का व्यक्ति किसी तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाए, अपनी जिंदगी को बेहतर करके शिक्षित हो पाए और आगे अपना कदम बढ़ा सके। और जिस तरीके से हमने देखा कि आवास योजना हो या बाकी योजनाओं के जरिए उन तक जो पैसे पहुंचाने की भी कोशिश की गई। और जो सबसे बड़ी बात, एक जो अहम बात जो प्रधानमंत्री बार बार अपनी रैलियों में कहते हैं और अपनी कहते हैं कि लगभग 34,000 करोड़ रुपये उन्होंने टीबीटी के जरिए, डिजिटल इंडिया के जरिए जो लाभार्थियों के खाते तक पहुंचाए हैं। तो ये वही पैसा है जो पैसा सीधे तौर पर वो जो कमीशन खोरी में चला जाता था या बार बार
जो उसके बीच के जो बिचौलिए होते थे वो खा जाते थे। और जिस तरीके से डिजिटल इंडिया जबकि कैंपेन शुरू हुआ तो उसके बाद लोगों के खाते खोले गए और लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाए गए। उन पैसों में किसी मुखिया या किसी जनप्रतिनिधि की हिस्सेदारी जो है उससे बच पाई। तो समग्र विकास का ये पैमाना है कि सरकार जो सीधे जो पैसा डाल रही है वो लाभार्थियों तक पहुंच रही है और उस लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उसी दिशा में हम देख सकते हैं, अगर रांची शहर को देखें तो रांची शहर भी उसी दिशा में, जिस तरीके से यहाँ की अच्छी सड़कें हैं, जिस तरह से यहाँ के अच्छे अस्पताल और जिस तरीके से यहाँ स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा का विकास हुआ है, इसका फायदा जरूर जो भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ हैं उनको मिलने का। जी बिल्कुल धीरज, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस दे रहा हूँ। मैं कुछ जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जो रांची सीट का अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो रांची जो लोकसभा सीट है वो रांची, हटिया, कांके, ईचागढ़, सिल्ली और खिजरी विधानसभा सीटों को मिलकर बनाया गया है ये रांची लोकसभा सीट। और इस सीट पर झारखंड राज्य के बिहार से अलग होने के बाद हुए 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लगातार 4 बार के सांसद राम टहल चौधरी को कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय ने शिकस्त दी थी। वहीं 2009 में भी राम टहल चौधरी को सुबोधकांत सहाय से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2014 में राम टहल चौधरी ने जोरदार वापसी की और सुबोधकांत सहाय को मात दी 2014 में। और इसके बाद 2019 के चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत हुई थी। यानी कि बीते 2 लोकसभा चुनाव में 2014 की बात कर ली जाए, 2019 की बात कर ली जाए, इन दोनों ही चुनावों में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की यहां से जीत हुई थी। और इस दौरान संजय सेठ, जो कि इस बार भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं रांची सीट से, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय को हराया था। और इस सीट से बीजेपी के जो राम टहल चौधरी है 1991, 1996, 1998, 1999 और 2014 में वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस का भी यहाँ पे अच्छा खासा कब्जा रहा है। और हम आपको बता दें कि यही वो शहर है, महेंद्र सिंह धोनी महान क्रिकेटर, उनका भी गृहनगर झारखंड की राजधानी रांची ही है और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण आपको मैंने जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पे जो हार और जीत में किस तरह से कौन सी पार्टियां जीतती रही हैं। ऐसे में धीरज एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूँगा। और जैसा कि अपने संजय सेठ के नामांकन भरने के दौरान पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं। उन्होंने भी कहा था कि देखिए ये केंद्र की मोदी सरकार ही है, नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने जनजातियों का, आदिवासियों का सम्मान किया, जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया। यही वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में एक आदिवासी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू की बात उन्होंने की। तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि देखिए किस तरह से आपका मान और सम्मान आदिवासियों का, जनजातियों का बढ़ाने का काम किया। और कई सारी योजनाएं हैं, ट्राइफेड के जरिए उनके जो वनोत्पाद हैं, वन उपज हैं, उनको खरीदने का काम किया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार केंद्र की करती रही है। धीरज आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क उनसे, हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे अधिक लाभ आदिवासी वर्ग को इसका मिला है, क्योंकि आदिवासी वर्ग के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं थे। उन तक सुविधाएं बिल्कुल नगण्य थी। वहां तक उनके जो गांव थे, उनके गांव तक सड़कें नहीं पहुंचती थी, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो ये एक प्रकार की बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने थी कि उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके जो बच्चे थे वो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग से एक मंत्रालय का ही गठन किया और उस मंत्रालय के लिए न केवल मंत्रालय का गठन हुआ बल्कि उसके लिए फंडिंग की जो सुविधा है वो अलग से फंडिंग की सुविधा दी गई। और उस फंडिंग के लिए अलग से जो आदिवासी मंत्रालय को जो हमारे अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री ने बीते सालों में बहुत अच्छी तरीके से संभाला और किस तरीके से आदिवासी के बच्चों का कैसे उनका विकास हो, कैसे आदिवासी के बच्चे मुख्य धारा का हिस्सा बने, कैसे आदिवासी के बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, मेडिकल की पढ़ाई करें, उसका विकास हुआ। खास करके मेडिकल कॉलेज की स्थापना आदिवासी इलाकों में भी हुई है। हम देख सकते हैं कि बस्तर के इलाकों में भी
जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाकों में ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई ताकि आदिवासी के बच्चे मुख्य धारा का हिस्सा बने। और जो आदिवासी के सामने दूसरी बड़ी जो समस्या रही है वो उनकी वन उपज की समस्या रही है, क्योंकि आदिवासी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनने के कारण उनका जो एक लंबा संघर्ष उनके जोत को लेकर रही है, क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरा हिस्सा है, ये हमारी जमीन है। तो जिस तरीके से उनके वन उपज का जो फायदा देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, इसके बाद उनके जो जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, उनको फायदा मिला है, उनको कमाई का साधन मिला है और इसके अलावा उनके जीवन में खुशहाली भी आई है। और जहां तक आदिवासियों के विकास की बात, जो बार बार प्रधानमंत्री अपनी यात्रा अपने भाषणों में कहते हैं कि जिस तरीके से हमने आदिवासी महिलाओं का विकास किया, आदिवासी महिलाओं को हमने राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया, ये आदिवासियों के लिए गौरव की बात है, ये आदिवासियों के लिए सम्मान की बात है। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों के गौरव के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए अलग से उन्होंने एक कैंपेन चलाया, आदिवासी गौरव दिवस की स्थापना हुई। खास करके जो आप देखेंगे झारखंड के इलाकों में बिरसा मुंडा की जिस तरीके से जगह जगह पर तस्वीर बिरसा मुंडा के नाम से आपको एयरपोर्ट, हर शहर के प्रमुख स्थलों पर बिरसा मुंडा के प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। कोशिश ये रही है कि आदिवासी न केवल मुख्य धारा का हिस्सा बने बल्कि अपने आप पे वो गौरव भी महसूस करें कि किस तरीके से आदिवासियों ने इस देश के उत्थान के लिए काम किया है। और प्रधानमंत्री बार बार आदिवासियों को उनकी गौरव यात्रा के बारे में जरूर अपने भाषण में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आदिवासियों ने इस देश को बचाने में, किस तरह के आदिवासियों का आंदोलन इस देश में, इस देश की अस्मिता को बचाने में, इस देश के गौरव को बचाने में रहा है। तो आदिवासी देश के जो मुख्य धारा का मूल रूप से हिस्सा बने, इसके लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन तक आई, जिस तरीके से वहां तक आवास योजना, वहां तक पानी की सुविधा, वहां तक नल के जरिए जल की सुविधा पहुंचाने की कोशिश हुई, वहां के जरिए आवास पहुंचाने की कोशिश हुई, ये तमाम कोशिशें इसलिए हुई कि ये जो तबका जो कि जंगल में रहता था और जंगल से बाहर उसकी कोई दुनिया नहीं होती थी, जंगल से बाहर वो अपने आप को बिल्कुल अकेला मानता था या उसको लगता था कि ये मेरा शहर नहीं है, यहाँ हम निवास नहीं करते। और जिस तरीके से अब उस इलाके के लोग भी मेडिकल की पढ़ाई करके या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं, वापस आ रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए जिस तरीके से बीते 10 सालों में कार्यक्रम चलाए हैं, और उस कार्यक्रम न केवल कार्यक्रम चलाया है, हमने अर्जुन मुंडा के कई कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूं और मैंने देखा कि किस तरीके से आदिवासियों को जंगल में रहने के बावजूद उनकी जो संपदा है, उनका जो हुनर है, उसके हुनर को कैसे उभारा जाए। आप देखेंगे कि आदिवासी के इलाकों में कुछ ऐसे सामान बनते हैं, चाहे बुनकर की तरक्की के सामान हो या जो जिस तरीके से नई तरीके से वो अपने जो पौराणिक जो प्रथाओं से जोड़कर अपना जो सामान की बिक्री कर रहे हैं, तो उसको देखकर ऐसा जरूर लगता है कि बीते 10 सालों में जो आदिवासियों में जो बुनकर हैं या आदिवासियों में जो हुनरमंद लोग हैं, आदिवासियों में जो शिल्पी से जुड़े हुए लोग हैं या हथकरघा से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने अपने हुनर को न केवल आदिवासी इलाकों में बल्कि अपने हुनर को देश विदेश तक पहुंचाया। और आप देख सकते हैं कि आदिवासी जो प्रोडक्ट हैं, जो सुदूर गांव में बनाए गए प्रोडक्ट हैं, उनके हस्तशिल्प को, उनकी चित्रकारी को या उनके जो हुनर को आप देख सकते हैं, आप अमेज़न पे देख सकते हैं या तो किस तरीके से उसका एक बाजार बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हुई है। तो इस कोशिश का नतीजा है कि अब आदिवासियों का जो सामान है अमेज़न पे न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में बिकने लगा है और उसका कमाई जो है, उसका पैसा आदिवासियों तक पहुंचा है। तो हम कह सकते हैं कि बीते 10 सालों में आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के लिए विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार काम किया है। जी बिल्कुल, धीरज हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिवाकर भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं रांची से ही। दिवाकर, जिस बात का जिक्र लगातार धीरज कर रहे हैं कि बीते वर्षों में 10 वर्षों में
जनजातियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री और केंद्र की मोदी सरकार ने किया, वो वाकई लाजवाब है। ऐसे में एक और उसमें ऐड करना चाहूँगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट एफआरए, उसमें बहुत वर्षों से ये मांग थी कि उसमें संशोधन किए जाएं और केंद्र की मोदी सरकार ने उसमें संशोधन किया और उस संशोधन के बाद से जो एक अधिकार उन आदिवासियों को मिला जो जंगलों में रहते हैं, जो वहाँ के उपज पे ही डिपेंड हैं, इस तरह से उनको भी आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम किया और वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। ये इसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जनजातीय समाज के जो लोग हैं, जो एक तरीके से जंगलों में रहते हैं, हमेशा से ये कहा जाता है कि जो उनकी जीवनचर्या है, उनका जो जीने की जो उनकी शैली है, उनके जो खान पान है, उनके रहन सहन है और उनकी आमदनी का जो जरिया है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और जल, जंगल और जमीन इसीलिए उनका एक आंदोलन का एक स्वरूप हमेशा से रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश रही थी, जो पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने ये कोशिश की है कि किस तरीके से आदिवासियों के जो अधिकार है, जहाँ पर वो रहते हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है कि किस तरीके से एक सतत विकास की जो किरण है वो लोगों तक पहुंचे, उसमें पर्यावरण को भी बचाया जा सके, उसके जो हमारे संस्कृति है, समाज है, सभ्यता है, इनको भी बचाते हुए पारंपरिक तरीके से विकास किस तरीके से हो, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि उनके जो अधिकार है उसके साथ उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए और उनके आसपास जो उनके हुनर है उसको इसी के जो एक कानून के जरिए कि जिस तरीके से उनके पास जो सुविधाएं आसानी से, चाहे वो बांस के प्रोडक्ट हो, चाहे दूसरे प्रोडक्ट जो जंगलों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, उनका उनको अधिकार दिया जाए और वो उसके जरिए अपनी जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सके और उसके जरिए उनकी आमदनी बढ़ सके। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और निश्चित तौर पर इससे आदिवासियों की आमदनी भी बढ़ी है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो छोटे छोटे कदम इन जनजातीय बहुल इलाकों के लिए उठाए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, जो पहल की गई है पिछले 10 सालों में, इसका एक इम्पैक्ट निश्चित तौर पर है और लगातार ये कोशिश हो रही है कि जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाकर उनका उत्थान किया जा सके। जिस तरीके से ये प्रयास हो रहा है कि जो उनके बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ सके और उसके बाद जो उनके अधिकार हैं, उनकी आमदनी जो दूसरे लोग, चाहे वो पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हो, चाहे महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, तो तमाम वैसे लोगों को अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक नई जो योजना ड्रोन दीदी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर भी झारखंड की महिलाओं में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा था। उसमें काफी संख्या में जो है वो आदिवासी महिलाएं आगे आई हैं कि वो उसका प्रशिक्षण लेकर अपने इलाके में ड्रोन दीदी का स्वरूप हासिल करेगी। और निश्चित तौर पर यह कहा भी जाता है कि आदिवासी जो महिलाएं होती है वो काफी सशक्त होती भी हैं और वो डिसीजन लेने वाली होती हैं और उसकी झलक झारखंड में आप लगातार पिछले कुछ सालों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है और उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। तो इस तरह की तमाम जो विकास के आयाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो पूर्वोत्तर के विकास, देश के विकास के साथ होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं झारखंड भी पिछड़ा था, उसको उसके पैरेलल लाने की कोशिश अब हो रही है। तो इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं उसका इम्पैक्ट आदिवासियों का जीवन का उत्थान करने में हो रहा है, उनकी आमदनी बढ़ाने में हो रही है। तो इसका भी एक चुनावी मुद्दा निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं और दर्शकों को ये सारी बातें जानने और समझने की भी ज़रूरत है। ऐसे में दिवाकर, रांची से पहले जब प्रधानमंत्री सिंहभूम में थे और सिंहभूम में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, उन्होंने इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। मैं उस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने सिंहभूम में कहा कि ये मोदी की गारंटी नाम से जो गाड़ियाँ निकली थी पूरे देश में, वो गाड़ी हमने झारखंड के खूंटी से ही उसकी शुरुआत की। और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड और भाजपा का दिल का नाता है। झारखंड को अटल जी ने बनाया, लेकिन कांग्रेस ने झारखंड के निर्माण का भी घोर विरोध किया था। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड की जो एक देन है वो भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि उन्होंने जो एक 3 राज्य एक साथ बने थे, लेकिन जिस तरह से विकास झारखंड का होना चाहिए था तो वो नहीं हुआ था। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह फोकस, यह कोशिश रही है कि कैसे झारखंड को जो है वो विकास यहाँ पर कायम किया जा सके और उस विकास की किरण झारखंड में पहुंचे और उसे आगे बढ़ाया जा सके। उसकी कोशिश लगातार हो रही है। तो सिंहभूम की रैली के बाद प्रधानमंत्री जब कल पलामू और लोहरदगा में पहुंचेंगे, तो ये भी जो इलाका है, जो लोहरदगा का जो संसदीय क्षेत्र है, ये भी ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ पर भी जो जनजातीय समाज की आबादी है वो काफी ज्यादा है और यहाँ पर पिछले